वेलकम टू अफेयर्स एल्केमी। आज 6 जून 2026 है और आज 6 जून 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में शुरू हुआ है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अहमदाबाद। तो प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप का शुभारंभ अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य योगासन को वैश्विक खेल एवं प्रतिस्पर्धात्मक विधा के रूप में बढ़ावा देना है। चैंपियनशिप में विभिन्न देशों के योगासन खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यह आयोजन भारत की प्राचीन योग परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ है? अहमदाबाद में हुआ है। तो इससे एक और क्वेश्चन होता है कि जो इंटरनेशनल योग डे कब मनाया जाता है? तो इसका भी एक अभी आया था। तो इस जो इंटरनेशनल योग डे है वो 21 जून को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एपीएडी ने भारत से वनस्पति संवर्धित बाजरा मिलेट आधारित फंक्शनल फूड्स की पहली समुद्री खेप किस देश को निर्यात करने में सहायता की है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। तो एपीडी ने भारत की पहली समुद्री खेप के माध्यम से वनस्पति संवर्धित बाजरा मिलेट्स जो फंक्शनल फूड के निर्यात को सुगम बनाया। यह खेप जो कर्नाटक से न्यूजीलैंड भेजी गई है। यह पहल भारत की मिलेट सीरियन उत्पादों को वैश्विक बाजार में बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फंक्शनल फूड्स ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो सामान्य पोषण के अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नीवा अपनाने वाली भारत की 33वीं विधायिका कौन सी बनी है? ऑप्शन ए ओडिशा विधानसभा, ऑप्शन बी झारखंड विधानसभा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल विधानसभा, ऑप्शन डी असम विधानसभा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल विधानसभा। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाया है। इसके साथ ही यह नीवा अपनाने वाली भारत की 33वीं विधायिका बन गई है। नीवा का उद्देश्य विधानमंडलों में पेपरलेस, पारदर्शी और डिजिटल कार्य प्रणाली को बढ़ावा देना है। यह पहल जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विधायी कार्यों को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो पश्चिम बंगाल की अगर बात आई तो पश्चिम बंगाल के जो अभी सीएम है वो कौन है? वो है शुभेंदु अधिकारी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माई भारत ने एक सप्ताह में सर्वाधिक ऑनलाइन क्विज भागीदारी के लिए कितने सत्यापित प्रतिभागियों के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन ए 2,90,812, ऑप्शन बी 3,50,812, ऑप्शन सी 3,90,812, ऑप्शन डी 4,20,812। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3,90,812। तो माई भारत ने एक सप्ताह के भीतर आयोजित ऑनलाइन क्विज में सर्वाधिक भागीदारी के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस उपलब्धि में 3,90,812 सत्यापित प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। यह रिकॉर्ड भारत में युवाओं की बढ़ती डिजिटल भागीदारी को दर्शाता है। यह पहल जो है विकसित भारत @2047 के विजन को आगे बढ़ाने में सहायक मानी जा रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक ने भारत के अगले कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी नीलकंठ मिश्रा, ऑप्शन सी संजीव सान्याल, ऑप्शन डी राजीव कुमार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नीलकंठ मिश्रा। तो नीलकंठ मिश्रा को विश्व बैंक में भारत का अगला कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। वे एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और आर्थिक नीति विशेषज्ञ हैं। कार्यकारी निदेशक के रूप में वे विश्व बैंक में भारत के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे और यह जो नियुक्ति है विश्व आर्थिक एवं विकास संबंधी मुद्दों पर भारत की भूमिका को और सशक्त बनाएगी। तो विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक में भारत के अगले कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीलकंठ मिश्रा को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में अपना पहला परिसर कैंपस स्थापित करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल को किस शहर में मंजूरी मिली है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बेंगलुरु। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल को भारत
में अपना पहला परिसर बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय से आधिकारिक मंजूरी प्राप्त हुई है। यह जो पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच शैक्षणिक सहयोग और मजबूत होगा। तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल है वो कहाँ की है, वो है यूके की। तो भारतीय छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिक अवसर मिलेंगे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल का जो कैंपस है वो किस शहर में बनेगा, वो बनेगा बेंगलुरु में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिनेकल इनोवेशन अवार्ड 2026 में गोल्ड अवार्ड किस बैंक ने जीता? ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ऑप्शन सी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक और J&K बैंक ने फिनिकल इनोवेशन अवार्ड्स 2026 में गोल्ड अवार्ड जीता है। बैंक को उसके उन्नत डाटा इंसाइट्स एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के लिए सम्मानित किया गया है। यह प्लेटफॉर्म कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स पर आधारित है। इस नवाचार से बैंक की परिचालन दक्षता, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ग्राहक अनुभव, कस्टमर एक्सपीरियंस और निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग में सुधार हुआ है। तो फिनिकल इनोवेशन अवार्ड्स में गोल्ड अवार्ड किस बैंक ने जीता है? J&K बैंक ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फसाई FSSAI द्वारा लॉन्च किया गया आधारिक वीगन लोगो कब से अनुमोदित मतलब अप्रूव्ड वीगन खाद्यों पर अनिवार्य होगा? ऑप्शन ए 1 जुलाई 2026, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2027, ऑप्शन सी 1 जुलाई 2027, ऑप्शन डी 1 जनवरी 2028। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 जुलाई 2027। तो जो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण है फसाई FSAI ने भारत में अनुमोदित वीगन खाद्य उत्पादों के लिए एक मानकीकृत वीगन लोगो लॉन्च किया है। ये लोगो आप देख सकते हैं साइड में। यह लोगो जो है 1 जुलाई 2027 से सभी अनुमोदित वीगन खाद्य उत्पादों पर अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को वीगन उत्पादों की पहचान करने का स्पष्ट और विश्वसनीय तरीका प्रदान करना है। यह पहल भ्रामक दावों, मिसलीडिंग क्लेम्स को रोकने तथा खाद्य उत्पादों में पारदर्शिता बढ़ाने के में मदद करेगी। वीगन क्या होता है? वीगन खाद्य पदार्थ में क्या होते हैं कि उसमें क्या है, किसी प्रकार के पशु आधारित अवयव मतलब दूध, अंडा, शहद आदि शामिल नहीं होते। यह लोग मतलब उपभोक्ताओं को वास्तविक वीगन उत्पादों की पहचान करने में सहायता करेगा। यह जो पहले पर्यावरण अनुकूल एवं सतत खाद्य विकल्पों को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जो FSSAI है की स्थापना जो कब हुई थी, वो 2008 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो वीगन लोगो जो है वो कब से, जो फूड प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर कब से लागू होगा? वो होगा 1 जुलाई 2027 से। हमारा अगला क्वेश्चन है, जून 2026 की RBI मौद्रिक नीति समिति बैठक में रेपो दर को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है? ऑप्शन ए 4.75%, ऑप्शन बी 5.00%, ऑप्शन सी 5.25%, ऑप्शन डी 5.50%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5.25%। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो RBI ने जून 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में जो रेपो दर है उसको 5.25 पर अपरिवर्तित मतलब अनचेंज रखा उसको। और यह जो निर्णय है वो 3 से 5 जून 2026 के बीच आयोजित मौद्रिक नीति समिति की 61वीं बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता किसने की? वो की RBI के गवर्नर ने। वो कौन है? संजय मल्होत्रा ने। RBI ने जो तटस्थ रूप है, जो न्यूट्रल स्टैंड है, उसको भी बरकरार रखा। बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितताओं, ऊर्जा कीमतों में वृद्धि, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अब रेपो दर क्या होता है? रेपो दर वह दर होती है जिसके ऊपर जो RBI है, वाणिज्य बैंक जो कमर्शियल बैंक से जैसे SBI, HDFC और भी बहुत से बैंक है, उनको जो शॉर्ट पीरियड के लिए जो लोन जो RBI देता है, मतलब जब इन बैंकों को फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है तब ये RBI से लोन लेते हैं। और जिस रेट पे ये लोन RBI जो इन बैंकों को लोन देता है उसको रेपो रेट कहते हैं। तो वो रेपो रेट अभी क्या है? वो 5.25%। तो रेपो दर में अगर वृद्धि से ऋण महंगे होते हैं, अगर वे बढ़ता तो इसमें जो आम नागरिक जो लोन लेता है
तो उससे उसमें भी महंगाई, उसमें भी जो परसेंटेज है वो भी बढ़ती है इंटरेस्ट रेट, जबकि कम ही से ऋण सस्ते होते हैं। अगर ये कम होता तो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम होता है। एमपीसीपी जो ये जो बैठक थी, जो कमेटी थी, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? इसमें 6 सदस्य होते हैं। और इसका तो याद रखना, अभी आरबीआई की जो रेपो रेट है वो क्या है? वो 5.25%। पिछले साल भी यही थी और इसको अनचेंज्ड रखा है, इसको रिवाइज नहीं किया गया। जो पहले थी उसी को ही एज इट इज लागू कर दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा द्वारा समाप्त किया गया मैविन एमएवीएन मिशन किस ग्रह के वायुमंडल के अध्ययन से संबंधित था? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शनि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मंगल। तो एमएवीएन मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन मिशन जो है नासा का मंगल ग्रह के वायुमंडल के अध्ययन हेतु समर्पित पहला मिशन था। मैविन जो है उसको 2013 में लॉन्च किया गया था और ये 2014 से मंगल की जो ऑर्बिट है उसके अंदर अपना कार्य कर रहा था। मिशन का मुख्य उद्देश्य था कि मंगल के जो है मार्स के जो वायुमंडल, जलवायु परिवर्तन, वायुमंडलीय क्षरण, एटमॉस्फेयर जो लोस होता था सूर्य के साथ उसकी अंतक्रिया का अध्ययन करना था। यह मिशन केवल 1 वर्ष के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसने 11 वर्ष से अधिक समय तक सफलतापूर्वक कार्य किया। यह भी एक बात है कि सिर्फ 1 वर्ष के लिए इसको डिजाइन किया गया था कि हाँ, उन्होंने माना माना जब इसको लॉन्च किया गया माना था कि हाँ 1 साल तक ये अच्छा कार्य करेगा, उसके बाद कोई इसकी गारंटी, लेकिन फिर भी इसने 11 वर्ष तक अपना सफलतापूर्वक सक्सेसफुली अपना सारा काम किया। दिसंबर 2025 में अंतरिक्ष यान से संपर्क टूटने के बाद नासा ने आधिकारिक रूप से मिशन समाप्त कर दिया है। इस मिशन से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिली कि मंगल कैसे एक गर्म और नम ग्रह से ठंडा एवं शुष्क ग्रह बना। नासा का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। नासा का अगर पूर्ण रूप देखें, मतलब पूर्ण फुल फॉर्म देखें, तो उसकी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और आगे ऐसे ही करंट अफेयर्स के ऊपर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।